हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंस्पायर एकेडमी में। ठीक है, तो हम लोग आज यूनिट एंड डायमेंशन का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग अभी तक के जितना भी हम लोगों ने पढ़े उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने कहाँ तक के पढ़ लिए थे बेटा, आप लोगों को याद होगा। हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने क्या देखे थे, डायमेंशनल जो फॉर्मूले होते हैं उसका किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है। एक प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे। और उससे रिलेटेड हर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो नीट और जेई लेवल पे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोगों ने वो सब सारी चीजें देखे थे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, यूनिट एंड डायमेंशन में जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका यूज और किस किस जगह पे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो जगह पे उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एक तो किसी भी इक्वेशन को चेक करने में, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को कि उसकी करेक्टनेस को चेक करने में कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, डायमेंशनली हम उसको चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज अपन लोग कहाँ यूज करेंगे बेटा, दूसरी चीज हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं उस चीज का यूज करेंगे हम लोग जो हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, किसी इक्वेशन को अगर मुझे फॉर्म करना है या कोई फॉर्मूला मुझे फॉर्म करना है तो उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम ये सब सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि इक्वेशन को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, इक्वेशन को कैसे चेक किया जाता है उस चीज को समझते हैं। ठीक ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो किस चीज पे बेस्ड है बेटा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। एक तरीके से यूज है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है। ये एक टाइप का क्या है बेटा, यूज है। तो मैं अगर बात करूं इस चीज की, ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीटली ही डायमेंशनल जो यूज कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज कर रहे हैं, एक तरीके से हर चीज को एकदम करेक्टली दे देगा, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। जैसे किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में या किसी भी कोई भी संस्था है, कोई भी ऑफिस है जहाँ पे बड़े लेवल पे कोई काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर छोटा बहुत अच्छा सा एग्जांपल लूँ, प्रोफेसर की बात करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा अपने को अच्छे से समझ में आएगा। एक प्रोफेसर की बात करता हूँ। ठीक है, एक प्रोफेसर ने पेपर निकाला। ठीक है, एक प्रोफेसर अगर पेपर निकाल रहा है उस और उन प्रोफेसर की एक असिस्टेंट है, ठीक है, जो कि सब सारी चीज़ों को चेक करती है कि पेपर निकला नहीं निकला, कैसा निकला, सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रोफेसर अगर पेपर निकाल रहा है, ठीक है, तो उसकी जो असिस्टेंट है वो क्या चेक कर सकती है बेटा, वो केवल यही चेक कर सकती है कि उसमें क्वेश्चन सही से टाइप हुए हैं या नहीं, कहीं उन क्वेश्चंस में एरर तो नहीं है, कहीं ऐसा मिसप्रिंट तो नहीं है, ये सब सारी चीज चेक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो उनकी असिस्टेंट है वो प्रोफेसर को बताना चालू कर दे कि नहीं सर ये आपने क्वेश्चन ही गलत लिखे हो, नहीं सर ये क्वेश्चन तो इस टाइप का होना ही नहीं चाहिए। वो इस काम को नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर के लेवल पे वो काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से हम समझ सकते हैं इस बात को भी कि जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज है, जैसे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा फुल प्रूफ चीजों को नहीं बताता है। बस हम इससे क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेक कर सकते हैं कि सही में करेक्ट है नहीं है, वो भी पूरे लेवल पे नहीं बता सकते। ठीक है, वो उस चीज को अपन समझेंगे आगे, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं ऐसा होता है, किस कंडीशन पे जाके इसकी लिमिट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उन चीजों की भी अपन बात करेंगे। पहले अपन थोड़ा स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, थोड़े समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास अगर कोई इक्वेशन है, मान लो, कैसे कोई इक्वेशन कौन सी ले लूं बेटा, कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं अपन लोग, नॉर्मली एक न्यूटन की इक्वेशन उठा ले। ठीक है, एक न्यूटन की इक्वेशन उठा लेते हैं। चलो, तो न्यूटन की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो न्यूटन की इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मैंने क्या बोला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये न्यूटन का क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम है कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, और जिन लोगों को मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अरे हाँ है ना। ठीक है, तो न्यूटन की ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, तो ये इक्वेशन सही में करेक्ट है या नहीं है, इस चीज को हम किससे पता कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। किससे से पता कर सकते हैं,
डायमेंशनल एनालिसिस से हम इस चीज का पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो हमने एक बात किए थे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात किए थे कि अगर हम देखें कोई इक्वेशन है तो वो इक्वेशन के हर एक टर्म की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, उस इक्वेशन के हर एक टर्म क्या होती है बेटा? सेम होती है। तो जैसे मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखता, b इज इक्वल टू v माइनस यू माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हर एक टर्म की बात करूं तो यहां पे कितनी टर्म है बेटा? 3 टर्म्स है। हियर कितने टर्म्स है? हियर 3 टर्म्स वी हैव। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो मैं बोलूंगा इस टर्म की जो डायमेंशनल इक्वेशन है, इस की जो डायमेंशनल इक्वेशन है और इस टर्म की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस बात को देखे थे। ठीक है, अब इससे कैसे इक्वेशन को चेक कर रहे हैं? चलो, तो मैं अगर बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में हमेशा एक आरएचएस पार्ट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? एलएचएस पार्ट होता है। ठीक, क्या होता है? एक आरएचएस पार्ट होता है और एक एलएचएस पार्ट होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर इधर आपको आरएचएस लिखना था, इधर आपको एलएचएस लिखना था। अरे मैंने आपके हिसाब से लिख दिया, आपका ये एलएचएस, आपका ये आरएचएस। कोई दिक्कत नहीं, किधर भी हो सकता है ना। चलो ये खड़ा हो गया, मैं ये क्या हो गया मेरा? आरएचएस, ये क्या हो गया? एलएचएस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो मैंने बोला कि किसी भी इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं कि उसका आरएचएस पार्ट जो होता है वो एलएचएस के क्या होता है? इक्वल होता है। अरे हाँ या ना? ठीक, चलो, तो हम बोलते हैं कि अगर आरएचएस इक्वल है एलएचएस के तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि इसका जो आरएचएस का जो डायमेंशन है वो एलएचएस के हर एक टर्म के डायमेंशन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात किस तरीके से हम लोग करेक्ट चेक कर रहे हैं इक्वेशंस को? मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को, बच्चे लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अरे हाँ या ना? ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलो इसको चेक करके देखते हैं, एक बार चेक करके देखें। चलो, तो v की अगर बात करें तो यहाँ पे v क्या है बेटा? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी है। और अगर मैं u की बात करूं तो u भी क्या है? वेलोसिटी ही है। अब दोनों वेलोसिटी कैसे हो सकती हैं सर? तो बिल्कुल हो सकती हैं। जो ये v है ये फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है इस चीज को। ठीक है, क्या बोला जाता है? फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। और ये क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये है फाइनल वेलोसिटी और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। चलो, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये ए किसकी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक्सेलरेशन को। ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। टाइम इज हियर, टी इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। अरे हाँ या ना? ठीक, तो टाइम किस चीज, टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सारी चीजें हम लोगों को मालूम है कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखे हुए हैं। हम लोगों को हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। ये चीज मैं केवल आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे आगे देखूं, अगर मैं यहाँ पे अब आगे देखूं, चलो इसको एक बार थोड़ा रब ही कर देते हैं। ठीक, थोड़ी खिचड़ी जैसे दिख रहा था तो खिचड़ी से खिचड़ी हो गई। ठीक, u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू क्या लिखे? u प्लस ए टी। तो v का अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो क्या लिखते हो? l t पे पावर -1। अरे हाँ या ना? क्या लिखते हो? v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या लिखते हो? l t पे पावर -1। चलो, u की अगर बात करूं तो u भी क्या है? एक वेलोसिटी है, तो इसका भी क्या लिखोगे? l t पे पावर -1। अगर a की बात करूं तो a क्या लिखते हो बेटा? a एक्सेलरेशन है, इसका क्या लिखते हो? l t पे पावर -2। और टाइम का क्या लिखते हो? t। अरे हाँ या ना? तो देखो l t पे पावर -1 इज इक्वल टू l t पे पावर -1 प्लस l t पे पावर, देखो बेस क्या है? सेम है यहाँ पे, t बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो पावर्स अगर ऐड हो रही है तो -2 प्लस 1 क्या हो गया? -1। तो यहां से दिख रहा है बेटा? समझ में आया सभी लोगों को? देखिए किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारी क्या है? करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है हमारी? करेक्ट है। कैसे पता लगा हमको? क्योंकि इसके हर एक टर्म का आरएचएस इज इक्वल टू किसके बराबर है?
RHS इज इक्वल टू किसके बराबर है? LHS के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? RHS किसके बराबर है? LHS के, ठीक। तो हर एक टर्म का LHS साइड की अगर मैं बात करूं आपके हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से ये LHS साइड की अगर मैं बात करूं तो ये LHS साइड में हर एक टर्म जो है, हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? LT-1 है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस की क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। किसी भी इक्वेशन के को वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, हम किसका यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो एक नया क्वेश्चन और देखते हैं, एक नया क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अगर ये चलो ये क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, ठीक है, सभी लोग एक बार चेक कर लो, देख लो। देखो ये इक्वेशन है, क्या बोल रहा है? टेस्ट डायमेंशनली, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपका? टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax मे बी करेक्ट। क्या बोल के रखा है? मे बी करेक्ट। तो करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता, तो ये हमको क्या करना है? चेक करना है। अरे हाँ या ना, हमको ये चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे? चलो यहां पे अगर देखा जाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लिखा हुआ है। अरे हाँ या ना, क्या लिखा हुआ है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लिखा हुआ है, ठीक है। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठना है बेटा। जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करो अपने हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। कॉपी पेन रखा करो और वही लेके बैठो और अपनी प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, नोट्स बहुत ज्यादा आपके काम की चीज होती है। जब भी आपकी एग्जाम होगी उसके 1 महीने पहले केवल आप अपनी नोट्स ही रिवाइज करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नोट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से अगर हम लोग देखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। चलो तो यहां पे ये जो v है ये वेलोसिटी है, ठीक है। यहां u क्या है? ये भी वेलोसिटी है बेटा, ठीक है, ये भी क्या है? वेलोसिटी है। a की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को, ठीक। तो मैं चेक करके देखता हूं RHS, अगर मेरा RHS किसके बराबर होगा? LHS के बराबर होगा, या डायमेंशनली अगर हर एक जो इक्वेशन का जो टर्म है उसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम अगर आ रहा होगा तो मैं बोल सकता हूं RHS किसके बराबर होगा? LHS के बराबर होगा, ठीक है। तो आगे देखें, अगर v स्क्वायर की मैं बात करूं तो वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब कि मैं क्या बोलूंगा? l t पे पावर -1 का क्या लिख दूंगा? स्क्वायर लिख दूंगा, इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा? इधर क्या लिख सकता हूं? l t पे पावर -1 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 2 LT -2 इंटू इंटू एक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा यहाँ पे? x क्या हो जाएगा? LT, सॉरी क्या हो जाएगा? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस चीज को ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? L, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? L। चलो तो इसको अगर हम देखें तो यहां से देखो, यहां से अगर देखो तो स्क्वायर अगर हो रहा है तो देखो स्क्वायर हो रहा है तो L पे पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है, दोनों का स्क्वायर होगा, L की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और T पे पावर क्या होगी? -2 हो जाएगी। क्या सर कैसी बात कर रहे हो? L पे T पे पावर तो +2 हो जाना चाहिए क्योंकि उसका तो स्क्वायर हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पावर एंड एक्सपोनेंट वाली बात पढ़े हो सभी लोग ने? अरे पावर एंड एक्सपोनेंट वाली बात पढ़े हो? देखो इस चीज को समझ लो, यहाँ बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बोलते हैं कि अरे स्क्वायर हो रहा है तो माइनस वाली चीज तो प्लस में हो जाती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ तो इस चीज को समझ लो पहले, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई नंबर है a, उस पे पावर क्या है बेटा? a, और उस पे पावर क्या है? b, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? अब ये पावर के ऊपर पावर अगर लिखी हुई होती है तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a इंटू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो उसी टाइप से अगर मैं बोल रहा हूं कि t पे पावर -1 है और उस पे पावर 2 है तो एक तरीके से ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -2,
अरे हाँ या ना, इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एल का स्क्वायर टी पे पावर -2। सभी को समझ में आया? अरे हाँ या ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखें। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब एल पे पावर 2, तो एल का स्क्वायर लिखोगे, टी पे पावर क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। देखो एल के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर भी 1 है, तो 1 इंटू 2 हुआ था इसलिए एल पे पावर 2 हो गया था। यहाँ पे -1 इंटू 2 हुआ इसलिए टी पे पावर -2 हो गया। अरे हाँ या ना, और प्लस करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल टी पे पावर, देखो एल का मल्टीप्लाई हुआ तो एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो अगर अच्छे से देखा जाए तो हर एक टर्म का, यहाँ पे अच्छे से देखो, हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे तो 2 आ रहा है सर, तो 2 क्या है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है, एक कांस्टेंट है। और हमने पढ़े थे कि कांस्टेंट जो होता है, जो कांस्टेंट होता है उनका ना ही डायमेंशन होता है, नो डायमेंशन। ठीक है, क्या, नो डायमेंशन, नो यूनिट। ठीक, ना ही यूनिट होती है उसकी, ना ही डायमेंशन होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, तो हमको क्या बात समझ में आई कि अगर हम किसी इक्वेशन का करेक्टनेस पता करना चाह रहे हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, या किसी इक्वेशन को करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी इक्वेशन को करेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इससे। ठीक है, करेक्टनेस का पता इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो इसके आगे देखें, तो ये हो गया कि किस तरीके से डायमेंशनल इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं भाई, कि किस तरीके से यूज, और एक जगह यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं भाई, कहाँ यूज करते हैं, चलो बताते हैं और कहाँ यूज करते हैं हम। ठीक है, और भी डायमेंशन का यूज कहाँ किया जाता है, तो हम बोलते हैं कि अगर डायमेंशन का हम एक तरीके से और भी यूज करते हैं, सकते हैं कहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। कहाँ यूज कर सकते हो बेटा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में भी किसका यूज कर सकते हो आप, किसका यूज कर सकते हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में भी किसका यूज कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हो। अब कैसे करोगे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज, कैसे करोगे, कैसे कर सकते हैं अपन लोग, तो चलो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, चलो ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन करेंगे भाई, कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फिजिकल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं किसी भी यूनिट सिस्टम में चले जाऊं, चाहे मैं एमकेएस यूनिट सिस्टम में जाऊं, चाहे सीजीएस यूनिट सिस्टम में जाऊं, चाहे एफपीएस यूनिट सिस्टम में जाऊं, फिजिकल क्वांटिटी में कभी कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। अरे हाँ या ना, जैसे आप अगर अपने स्कूल में जा रहे हो, आपका नाम कुछ है, तो स्कूल में भी आपका नाम वही लिया जाएगा, घर में भी आपका नाम वही लिया जाएगा। जगह चेंज होने से आपके नाम में कोई चेंज नहीं आता। उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई है तो उसके सिस्टम में चेंज होने से उस फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, न्यूमेरिकली उसमें कुछ चेंज आ सकता है, क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैंने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, अरे गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है, पेन सेलेक्ट नहीं हुआ, पेन सेलेक्ट करते हैं, चलो चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, पी क्यू। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 के बराबर होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होती है। ठीक है, अगर मेरी फिजिकल क्वांटिटी N1 U1 N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये अगर इस पार्ट को मैं बोलूं कि ये एमकेएस में है, ठीक है, और इस पार्ट को अगर मैं बोलूं ये सीजीएस में है, तो ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, केवल इनके क्या चेंज होंगे, न्यूमेरिकल नंबर, क्या चेंज होंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर, क्या चेंज होगा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर ही क्या होगा, चेंज होगा। ठीक,
तो इस चीज का इसमें जो चेंज आता है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो कन्वर्जन है वो हम यहां से पता कर सकते हैं। किसका यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। चलो तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि 1 न्यूटन, तो मेरा जो एग्जांपल है वो इस तरीके से है। मैं बोलता हूं 1 न्यूटन, ठीक, 1 न्यूटन इज इक्वल टू एस डाइन, दैट मीन्स हाउ मच डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहां एक न्यूटन है, और न्यूटन क्या है? एमकेएस में यूनिट है। काय में यूनिट है? एमकेएस में। और डाइन किस चीज में यूनिट है बेटा? सीजीएस में। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे न्यूटन क्या है? एमकेएस में यूनिट है, और डाइन क्या है? सीजीएस में यूनिट है। ठीक, तो हमको उसने पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ठीक है, तो इसको हम किसका यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लाने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो कैसे कन्वर्ट करें भाई? सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन की अगर बात करूं तो यहां पे 1 न्यूटन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे ये एक नंबर है, ये किस चीज को बता रहा है? एन को बता रहा है। और ये न्यूटन जो है ये किस चीज को बता रहा है? यूनिट को बता रहा है। ये क्या है? यूनिट है। तो एक तरीके से बोल सकता हूं ना, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बनी हुई होती है? एक नंबर और एक यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहां पे 1 क्या है? नंबर, एन क्या है? यूनिट। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसका डायमेंशन क्या होगा? अगर न्यूटन की अगर मैं बात करूं, ये न्यूटन है, न्यूटन को मैं अगर फंडामेंटली लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होगा? अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो एम एल टी पे पावर क्या होता है? -2 होता है। ठीक, एम एल टी पे पावर क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, तो मुझे कन्वर्ट करना है इसे किसका यूज करके? इस डायमेंशन का यूज करके मुझे क्या कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को वो कितने डाइन के बराबर होता है, इसमें मुझे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो चलो इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, इसका थीम चेंज कर देते हैं अपन, बैकग्राउंड क्या कर दें? ब्लैक। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां पे देखो, जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किस चीज में? डाइन में। ठीक है, तो बताना है कि वो कितने डाइन के बराबर होता है। ठीक, तो वही मुझे बताना है। तो मैं एक बात बोलता हूं, क्या? N1 U1 इज इक्वल टू क्या होता है? N2 U2। ठीक है, मैं अगर यहां पे बात करूं, देखो ये जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो मेथड होती है, थोड़ी सी लेंथी मेथड होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 11th या 12th की बात करूं तो एग्जाम लेवल पे ये चीज कई बार पूछ ली जाती है और बुक्स में दिया हुआ है। बट अगर मैं नीट लेवल की बात करूं तो इस लेंथी मेथड को यूज करने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। बट हाँ, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, चलो तो इस चीज को समझते हैं। तो मैं अगर इस पार्ट को बोल रहा हूं कि ये पार्ट मुझे किस चीज को बता रहा है? एम के एस यूनिट को बता रहा है, और ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है ये पार्ट बता रहा है सी जी एस को। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? एम। डायमेंशन फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो एम एल टी पे पावर -2 होता है। ठीक है, चलो तो मैं मान लेता हूं, मैं एक बात मान लेता हूं, यहां से अगर मैं चेक करूं तो यहां से अगर चेक करूं तो मेरे पास N1 कितना देके रखा हुआ है? 1। ठीक है, N1 कितना देके रखा हुआ है? 1। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि U1 कितना देके रखा हूं? U1 किस चीज को बताता है? यूनिट को बताता है। और यूनिट का अगर मैं कन्वर्जन करूं, किसका? यूनिट का अगर कन्वर्जन करूं क्या मैं? डायमेंशन में, तो वो डायमेंशन क्या लिख सकता हूं? मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, एम एल टी पे पावर -2। और मैं बोल रहा हूं कि ये एमकेएस पार्ट है, तो मैं इसको नाम देता हूं M1 L1 T1। कोई दिक्कत?
ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से अगर मैं सीजीएस वाले पार्ट को अगर बोलूं तो सीजीएस वाले पार्ट में मुझे N2 क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, N2 निकालना है। ठीक, यहां पे मैं U2 की अगर बात करूं तो U2 क्या देके रखा हुआ है, U2 में डायमेंशन कभी भी, डायमेंशन फॉर्मूले में कभी भी चेंज नहीं आता, चाहे आप किसी भी यूनिट में चले जाओ, किसी भी यूनिट सिस्टम में आप चले जाओ, डायमेंशन फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आता। बट हम कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो U1 है, जो यूनिट सिस्टम में यहाँ पे जो है ये M1 L1 T1 पे पावर -2 है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूं M2 L2 M2 L2 T2 पे पावर -2। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जो M1 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, किलोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे L1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। ठीक, ठीक है, और T1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं अगर बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहां समझो, यहां पे M2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां M2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम को। ठीक है, L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर को। ठीक है, और T2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। कोई दिक्कत, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई अपने को। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे N1 है, M1 L1 T1, यहां पे N2 हमें निकालना है। U2 को अगर मैं कंपेयर किया तो M2 L2 और T2 सारी चीजें मुझे देख के रखा हुआ है। ठीक है, मैं स्केल ले लेता हूं ताकि मैं इसे क्या कर सकूं, थोड़ा लाइन खींच सकूं। चलो ये यूज नहीं हो पा रहा है, एक शेप की अगर मैं देखूं, लाइन ले सकता हूं कहीं मैं, चलो छोड़ो, यहीं से करते हैं ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसको मैं ऐसा डिवाइड कर देता हूं। इतना बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि N1 U1 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, N2 U2 के बराबर होना चाहिए। N1 U1 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, N2 U2 के बराबर होना चाहिए। N1 देके रखा हुआ है मुझे क्या, 1। U1 क्या देके रखा हुआ है, U1 की बात करूं तो क्या देके रखा हुआ है, M1 L1 T1 पे पावर -2 इज इक्वल टू N2 क्या देके रखा हुआ है, N2 हमें निकालना है, और ये इसकी अगर बात करूं तो ये M2 L2 T2 पे पावर -2। ठीक है, तो N2 अगर निकालना है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि N2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, N1 U1 डिवाइडेड बाय N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। अरे यहां से देख सकते हो, इससे समझ सकते हो। ठीक है, इससे समझ सकते हो ना कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है, तो मैं बोल सकता हूं N2 किसके बराबर, N1 U1 डिवाइडेड बाय U2 के बराबर है। ठीक है, तो चलो इसको अगर मैं लिखूं तो यहां से N1 ऐसा निकाल सकता हूं क्या, N1 इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, M1 L1 T1 पे पावर -2 डिवाइडेड बाय M1 M2 L2 T2 पे पावर -2। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, M1 L1 T1 पे पावर -2, M2 L2 T2 पे पावर -2। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर मैं इनको यूनिट के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूं तो यूनिट के फॉर्मेट में अगर लिखूं, किलोग्राम मीटर और सेकंड के फॉर्मेट में अगर लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसे लिख सकता हूं M1 को क्या लिखूंगा, किलोग्राम। ठीक, L1 को क्या लिखूंगा, मीटर। ठीक, और T1 को क्या लिखूंगा, सेकंड पे पावर -2। वैसे ही नीचे और क्या लिख सकता हूं मैं, नीचे और क्या लिख सकता हूं, M2 को क्या लिख सकता हूं, ग्राम। L2 को क्या लिख सकता हूं, सेंटीमीटर। और T2 को क्या लिख सकता हूं, सेकंड पे पावर -2। क्योंकि देखिए यहां पे T2 पे पावर -2, देखो यहां T2 पे पावर -2, तो मैं इनको ऐसा सेपरेट करके लिख दूं, मीटर के नीचे मीटर, किलोग्राम के नीचे मीटर के नीचे सेंटीमीटर, किलोग्राम के नीचे ग्राम, और सेकंड के नीचे सेकंड। ठीक है, हम लोग जानते हैं
अगर मैं यहाँ से इस चीज को कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, N2 निकालना चाह रहा हूँ। तो N2 इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं किलोग्राम को कन्वर्ट करूँ तो किलोग्राम कितना होगा, कितने ग्राम में कन्वर्ट होगा, 1000 ग्राम में कन्वर्ट होगा, डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगा, ग्राम, इनटू मीटर को अगर कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही मैं सेकंड को अगर लिखूं तो सेकंड, सेकंड में कोई कन्वर्जन होता नहीं है, तो सेकंड से सेकंड तो क्या हो गया है, कैंसल हो गया है। ठीक, सेकंड से सेकंड क्या हो गया है, कैंसल हो गया है। तो यहां पे क्या बच गया है उसका 1। अब देखिए यहां पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, N2 इज इक्वल टू क्या आ गया, N2 इज इक्वल टू आ गया 10,000 इंटू 100। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं N2 इज इक्वल टू क्या है, 10 पे पावर 1 2 3 4 5, 10 पे पावर 5। तो ये क्या आ गया, N2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 10 पे पावर 5। तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से, मैं अब यहां से बोल सकते हैं क्या, कि जो मेरा N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10 पे पावर, N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 पे पावर 5, तो 10 पे पावर 5 डाइन। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, जो मेरा क्वेश्चन का जो आंसर आ गया यहां से कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा क्या, 10 पे पावर 5 डाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किसी भी कन्वर्जन में, किसी भी यूनिट के कन्वर्जन में कर सकते हो। ठीक है, चलो ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें। ठीक है, जो भी चीज पढ़ाया जाता है, जो भी चीज लिखाया जाता है, उसे जरूर अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक, क्योंकि वही चीज आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी इन द ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपका एग्जाम की मैं बात करूं कि 2 महीने 3 महीने एग्जाम को जब बचे रहेंगे, तो योर नोट्स इज योर फ्रेंड एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो फ्रेंड है, सबसे अच्छा फ्रेंड क्या कहलाएगी, तुम्हारी नोट्स कहलाएगी। ठीक, चलो तो ये सभी को समझ में आ गया किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं अपन। ठीक, तो किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम किस चीज में करते हैं, किस चीज में करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कहाँ करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में करते हैं। ठीक है, और भी इसका बहुत आसान तरीका है। वैसे अगर मुझे कन्वर्ट करना है एक यूनिट से एमकेएस यूनिट से सीजीएस यूनिट में, इसी चीज को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं और भी बहुत आसान तरीके से कर सकता हूं। आप डायरेक्ट यूनिट का यूज करके आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये एक आपके बुक्स में दिया हुआ रहता है, सिलेबस में है ये चीज। अगर हो सकता है कि 11th वाला जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो 11th लेवल पे ये सब सारी चीजें आपको बननी चाहिए। नीट लेवल पे अगर बात करें तो आपको इतना कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट अगर आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, 1 न्यूटन को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में। किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में। मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 1 न्यूटन को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में। कैसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा 1 न्यूटन की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, 1 न्यूटन की। ठीक, 1 न्यूटन की बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, तो मैं न्यूटन को क्या लिख सकता हूं, अगर न्यूटन की मैं बात करूं तो न्यूटन को क्या लिख सकता हूं मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एमकेएस फॉर्मेट में है ये सब। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, एम के एस यूनिट है ये। ठीक, या इसी को एसआई यूनिट भी बोला जाता है, एमकेएस यूनिट बोलो चाहे एसआई यूनिट बोलो, एक ही चीज है। ठीक, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकता हूं। अब एक बात बताइए, मैं अगर इससे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं सीजीएस यूनिट में, किस चीज में, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, ग्राम है, किलोग्राम है, उसको ग्राम में अगर लिखूं तो कितना लिखूंगा, 1000 ग्राम। ठीक है, वैसे मीटर को क्या लिखूंगा, मीटर को अगर कन्वर्ट करना चाहूं सेंटीमीटर में तो क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, सेकंड का कोई कन्वर्जन होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सेकंड का कोई कन्वर्जन नहीं है। तो 1000 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकता हूं 10 पे पावर 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरोस है। ठीक है, 5 जीरोस 10 पे पावर 5 लिख दूं, और इसको ऐसा लिख सकता हूं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और आप लोगों को मालूम होगा कि सीजीएस यूनिट में जो हमारी फोर्स होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसने पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। ठीक है, डाइन बोलते हैं, डायन नहीं बोलते हैं। नहीं तो कई बच्चा बोल रहा होगा डायन आ गई, डायन आ गई है, डायन नहीं आई है, डायन नहीं है फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, डाइन है। ठीक, तो ये सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। चल तो यहाँ पे 1 न्यूटन में क्या बोल सकता हूँ, 10 पे पावर 5 डाइन के। सभी को समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप बहुत डायरेक्टली आप इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और इसको समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास दिया हुआ है क्या, एक जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या है, अगर यहां से मैं देखूं, कुछ गड़बड़ लिख दिया था मैंने। ठीक, जो हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है उसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्या यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये दिया हुआ किस चीज में है, दिस इज गिवन इन एसआई यूनिट। उसने बोला क्या है क्वेश्चन ने, फाइंड द सीजीएस यूनिट। ठीक है, या ऐसा क्या बोल रहा है, सीजीएस यूनिट में एसआई यूनिट से कन्वर्ट, या फाइंड सीजीएस यूनिट ना बोलते हुए मैं बोलूं कि कन्वर्ट इन सीजीएस यूनिट। क्या बोल रहा है वो, कन्वर्ट इन सीजीएस यूनिट, कन्वर्ट इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, इस तरीके का अपने पास कोई क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक, तो गिवन दैट में आपको क्या देके रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर गिवन है इन एसआई यूनिट में। ये काय में देके रखा हुआ है, एसआई में देके रखा हुआ है, एसआई यूनिट, या मैं क्या बोल सकता हूं उसको, एमकेएस यूनिट भी बोल सकता हूं, एमकेएस। कभी कंफ्यूज नहीं होना कि एसआई यूनिट अलग होती है और सीजीएस एमकेएस यूनिट अलग होती है, बिल्कुल नहीं, दोनों ही क्या है, सेम बात है। ठीक है, एसआई बोलो चाहे एमकेएस बोलो। ठीक है, चलो तो इसको कन्वर्ट करना है इन सीजीएस यूनिट में। तो एक तो तरीका है कि आप किसका यूज करो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करो, उससे भी आप कर सकते हो, और एक तरीका है डायरेक्ट मेथड। तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को जब नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो आपके पास बहुत कम समय होता है, 1 मिनट से भी कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टकट मेथड यूज करो। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड कैसे, अपन लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि किस तरीके से यूज कर रहे थे अपन लोग, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये n है, और ये वाला जो पार्ट क्या है, ये क्या है, u है। ठीक, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अगर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एक n दिया हुआ है, एक u दिया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के बराबर होता है। अरे हाँ या ना। ठीक है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के बराबर होता है। अगर मैं डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो देखो कैसे कर सकते हैं, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। ठीक है, मैं अगर इसको करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अच्छा न्यूटन को क्या लिख सकता हूं, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन क्या है, न्यूटन एक तरीके से फंडामेंटल फॉर्म नहीं है। ठीक है, न्यूटन एक फंडामेंटल फॉर्म नहीं है, तो हम जब भी अगर डायरेक्ट मेथड जब यूज करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो फंडामेंटल फॉर्म में यूनिट नहीं है उसको पहले फंडामेंटल फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो। ठीक है, पहले क्या करो, उसको फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करो। आफ्टर दैट फिर जितना भी जो पार्ट आ जाएगा आपका, देन उसको काय में कन्वर्ट करो, सीजीएस पार्ट में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, न्यूटन को कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है तो मैं क्या बोल दूंगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बोल दूंगा, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया,
क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। देखो 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, नीचे किलोग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे पार्ट को सीजीएस पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो यहां से ऐसा लिख सकता हूं 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत। ठीक है, इस तरीके से क्या 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर डॉट या इनटू किलोग्राम, तो सेकंड को सेकंड में ही रहता है, सेकंड का कन्वर्जन सेकंड ही होता है। ठीक, किलोग्राम को क्या लिख सकता हूं, ग्राम लिख सकता हूं, तो 1000 ग्राम लिखूंगा मैं। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ गया, यहां से अगर देखोगे, ठीक, तो यहां से अगर देखोगे तो 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। अब देखो यहां पे अगर देखो तो 100 है, 100 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 4 हो सकता है। देखो 100 मतलब 10 पे पावर 2, उस पे पावर 2 मतलब 10 पे पावर 4, डिवाइडेड बाय 1000। कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पे, कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर भूल गए अपन। ठीक है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है, कुछ भूल गए, ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो 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 गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आंसर कुछ गड़बड़ दिख रहा था मुझे। देखो यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर था, न्यूटन इसका कितना आया था, किलोग्राम इंटू मीटर आया था, यहाँ पे क्या आया था, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया था, मीटर का क्यूब हो गया था, यहाँ क्या हो गया था, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ देख लो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा। मीटर क्यूब आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, 6 की पावर आ जाएगी। देखो 10, ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर देखो 6 हो जाएगी, ये क्या हो गई 10 पे पावर 6, नीचे क्या है 1000 है, तो ओवरऑल कितना बचेगा 6.67 इंटू 10 पे पावर -11, 10 पे पावर 6, नीचे 10 पे पावर 3, कितना हो गया 10 पे पावर 3। आंसर क्या आ गया, और बाकी जो पार्ट है वो क्या है, सब सीजीएस में है, तो सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर इंटू ग्राम, ये पूरा पार्ट काय में है, सीजीएस पार्ट में। ठीक है, तो सीजीएस पार्ट में है तो ये क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पे पावर -11, ठीक, और इंटू 10 पे पावर -3, सॉरी +3, क्या लिखा हुआ है 10 पे पावर +3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो इसको क्या बोल सकते हो, एक तरीके से पावर्स क्या थी, बेस क्या थे, दोनों के सेम थे, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, तो ये कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, लिख दो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर ग्राम। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, -11 +3 कितना आ गया -8, तो 6.67 इंटू 10 पावर -8, और बाकी यहाँ पे जो पार्ट है वो क्या, किस चीज का है, सीजीएस पार्ट है। तो हो गया, कन्वर्जन हो गया एक तरीके से, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्जन हो गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब सीजीएस में आपने कन्वर्ट किए, काय में कन्वर्ट किए, सीजीएस में आपने कन्वर्ट किए, तो जो आपका न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, क्या न्यूमेरिकल क्वांटिटी कितनी है, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन बना के दे देगा आपको। ठीक है, वहां पे अलग अलग ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आपको टिक करना होगा, तो आप इस तरीके से वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। आप डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज करके निकाल सकते थे। क्या करते हैं वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते, तो एमएलटी के फॉर्मेट में इसको भी लिखते, M1 L1 T1 के फॉर्मेट में। चलो डायमेंशनल एनालिसिस से भी करके देखें इसी क्वेश्चन को, एक बार समझते हैं, उससे भी करके करने की कोशिश करते हैं, क्या आंसर हमारा वही आता है क्या, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास दिया क्या था, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर, यही था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट यही आती है। अरे यहां से समझ सकते हो इसको, F इज इक्वल टू क्या लिखते हो, G m1 m2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, G
m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हो, आर स्क्वायर। जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर इधर जाएगा तो f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, जी आ गया। देखो यहां से तो आप यूनिट निकालो, ये यूनिट जो आई है फोर्स का क्या लिख दिए, न्यूटन, आर स्क्वायर का क्या लिख दिए, मीटर स्क्वायर, m1 m2 दोनों ही मास है और दोनों ही मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से इसकी यूनिट बनी है, ठीक। तो कांस्टेंट की ये यूनिट इस तरीके से निकलती है। कुछ ऐसे और भी कांस्टेंट है, उनकी भी यूनिट अपन लोग देखेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। चलो तो इसको अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये समझाने के लिए था आपको कि कहां से ये यूनिट आई है। तो ये यूनिट जो है ये कौन सी यूनिट है, ये यूनिट जो है ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है। उसी को मैं क्या बोलता हूं, एमकेएस यूनिट भी, ठीक। चलो अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, न्यूटन के लिए क्या लिखते हो, एम एल टी पे पावर -2, ये लिखते हो, ठीक। और साथ में क्या है मल्टीप्लीकेशन में एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर लिख दोगे, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, डिवीजन में किलोग्राम स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर एक एम से एक एम कैंसिल हो गया तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, नीचे बचा एक एम, ऊपर चला जाएगा तो एम पे पावर -1, एल एल पे पावर 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एल एल पे पावर 2, तो एल पे पावर क्या आ जाएगी, एल पे पावर क्या आ जाएगी, एल पे पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। एल पे पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, टी पे पावर क्या होगी, -2। देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या है, एम पे पावर -1, एल पे पावर 3, टी पे पावर -2। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कैसे करोगे, अब देखो ये दिया हुआ है आपको काय में, एमकेएस यूनिट में, ठीक है। सीजीएस में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन ने यही बोला था, कन्वर्ट करना है काहे में, कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सीजीएस में, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, जीसीएस नहीं, सीजीएस, सीजीएस में, ठीक है। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहां से अगर मैं लिखूं तो n1 क्या लिखूंगा, n1 क्या लिखूंगा, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11, ठीक है। यूनिट की अगर बात करूं u1, तो u1 में क्या लिख सकता हूं, जब मेरा ये डायमेंशन ये आया है तो अगर मैं एमकेएस के फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो इसका डायमेंशन क्या लिखूंगा, m1 पे पावर -1, l1 पे पावर 3, t1 पे पावर -2, ये लिखूंगा, ठीक है। अरे यही लिख सकते हैं, ठीक है। m1 पे पावर -1, l1 पे पावर 3, t1 पे पावर -2। वैसे ही यहां पे अगर मैं बात करूं, ये सब सारी चीजें लिखा हूं तो यहां पे m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम को, l1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को, और t1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को, किसको, सेकंड को, ठीक। वैसे ही n2 की अगर मैं बात करूं अब, ठीक, n2 की बात करूं, ये n1 n2 क्योंकि यही होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं n2, तो n2 तो मुझे क्या करना है, यहां पे निकालना है, क्या करना है मुझे, n2 निकालना है। अब u2 की अगर मैं बात करूं तो u2 ये लिख सकता हूं ना मैं, अरे u2 ये लिख सकता हूं m2 पे पावर -1, l2 पे पावर 3, t2 पे पावर -2, ये लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो चलो ये सब सारी चीजें हो गई। तो मैं ओवरऑल अगर यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये m2 यहां पे, अगर मैं यहां पे अगर देखूं तो यहां पे जो m2 है, यहां का जो m2 है वो किस चीज को बताएगा, ग्राम को बताएगा। यहां का l2 जो है वो किसको बताएगा, यहां का जो L2 है वो किस चीज को बताएगा, सेंटीमीटर को बताएगा। और यहां का जो T2 है वो किसको बताएगा, सेकंड को बताएगा। क्लियर है, ठीक है। यहां M2 किसको बताएगा, यहां का M2 किसको बताएगा, ग्राम को, L2 किसको बताएगा, सेंटीमीटर को, T2 किसको बताएगा, सेकंड को, ठीक। मुझे क्या निकालना है, N2 निकालना है, मुझे क्या निकालना है, N2 निकालना है। चलो मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, अब मुझे क्या निकालना है, L2 निकालना है, ठीक। कोई दूसरा लाइट वाला पेन यूज करें, येलो हो गया, येलो, ठीक। चलो तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, ठीक। क्या सर ये भी तो वही था, वो नहीं, ये थोड़ा डार्क येलो है, ठीक है, ये लाइट येलो है, ठीक। चलो
अरे मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक, चलो आगे देखें, आगे समझे इस चीज को। तो क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे निकालना क्या है, N2 निकालना है। क्या निकालना है, N2। तो N2 क्या लिख सकता हूं, N2 क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, बोलो साथ में, N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। ठीक है, N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। ठीक, तो N2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, N2 इज इक्वल टू लिख दोगे U1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, U1 की अगर मैं बात करूं, N1 क्या देके रखा हुआ है, N1 देके रखा हुआ है तो मुझे 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। ठीक है, U1 कितना देके रखा हुआ है, U1 ये निकाल के रखे हो, M1 पे पावर -1, L1 पे पावर 3, T1 पे पावर -2। ठीक, वैसे ही U2 की अगर बात करूं तो U2 यहां लिख दूंगा, इस पे U2 क्या लिख दूंगा, M2 पे पावर -1, L2 पे पावर 3, T2 पे पावर -2। ठीक, यहां तक के सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो M1 को किलोग्राम लिख सकता हूं, M2 को ग्राम लिख सकता हूं। ठीक है, M1 को क्या लिख सकता हूं, किलोग्राम लिख सकता हूं, L2 को ग्राम लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं तो देखो हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगी सब सारी चीजें। ठीक है, यहीं पे आ गई टेक्नोलॉजी, इसी को बोलते हैं क्या, टेक्नोलॉजी। ठीक, तो देखो यहीं पे आ जाएगा, हमारा बोर्ड बड़ा हो गया अब। तो देखो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, सब सारी चीजें दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक, चलो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, ये M1 देखो, अब N2 की मैं बात कर रहा हूं, तो N2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो यहां पे क्या लिखूंगा, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 M1 M2 तो मैं यहां लिख दूं किलोग्राम, नीचे क्या लिख दूं, ग्राम। अब इस पे पावर क्या है, -1 है। देखो M1 M2 दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखूंगा, पावर क्या है, -1 की। वैसे ही यहां पे लिखूंगा मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पे पावर क्या लिखूंगा, 3। ठीक है, और वैसे ही सेकंड वाला लिखूंगा सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, और दोनों पे पावर क्या है, -2 की, तो ये -2 लिख दूंगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर सेकंड सेकंड। चलो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नहीं हो रहा है कैंसिल। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ था, सेंटीमीटर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ था, सेंटीमीटर। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये तो खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे अगर समझ ले अपन, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, N2 इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। देखो ग्राम किलोग्राम को कन्वर्ट करूंगा तो कितना, कितने में कन्वर्ट होएगा, 1000 ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, ग्राम लिखूंगा, और उस पे पावर क्या है, -1 की। ठीक है, बाकी पार्ट देखो साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, बाकी पार्ट देखो मीटर वाला, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, इसका क्या लिखूंगा, क्यूब लिखूंगा। ठीक है, इसका क्या लिखूंगा, क्यूब लिखूंगा, और बाकी सेकंड वाला पार्ट तो 1 बन गया। अब देखो यहां पे अगर अच्छे से देखोगे तो, ठीक है, यहां पे अगर अच्छे से देखोगे आप तो यहां पे क्या देख सकते हो, यहां पे क्या देख सकते हो, देखो यहां पे क्या देख सकते हो, इस पार्ट को मैं एक काम करूं बाजू में लिख दूं, अब क्या, इस पार्ट को यहां बाजू में लिख देता हूं। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पे पावर क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो यहां से लिखोगे 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 पे पावर क्या है, -1 है, मतलब ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 100 पे पावर 3, मतलब यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 पे पावर क्या है, 6 है। क्या है, 10 पे पावर 6, क्योंकि 100 यानी 10 पे पावर 2 इंटू 3, तो 10 पे पावर 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अगर देखा जाए तो ये नीचे जो लिखा हुआ है, इसको 1000 ना लिखते हुए इसको ऐसा लिख दूं 10 पे पावर 3, दिखने में भी आसानी।
ठीक है, तो ये 3 से यहाँ का 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, कितना बचा वहां पे 3 बच गया। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से भी वही आंसर आ रहा है जो जब भी निकाले थे, क्या आया था -8। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻8। तो यहां से भी n2 की वैल्यू क्या आ गई अपनी, वही आ गई जो हम लोगों ने पहले निकाले थे, यहाँ निकाले हैं देखो 6.67 इंटू 10⁻8। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये नोट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, अगर मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूं तो बड़ा हो गया, चल बड़ा हो गया, और थोड़ा बड़ा कर दूं, चलो देखो बड़ा हो गया। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। चल तो इसको नोट कर लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग और भी जगह पे अपन लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब कहाँ यूज करते हैं, तो हम कई बार होता है हमारे पास कोई फॉर्मूला है। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं क्या होता है। ठीक है, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती है। फिर हमने पढ़े थे डराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, तो हम बोलते हैं कि जो डराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब मैं वहीं पे किसी फॉर्मूले की अगर बात करूं, जैसे F इज इक्वल टू ma की बात करता हूं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फोर्स एक डराइव्ड क्वांटिटी है जो कि मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मास पे पावर वहां पे 1 देखते हैं और एक्सेलरेशन पे पावर 1 देखते हैं। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई फॉर्मूला ही निकालना है और हमें पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी या वो डराइव्ड क्वांटिटी कुछ और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, बट कितने अमाउंट में डिपेंड करती है ये हमें नहीं मालूम। तो हम उसका वो भी हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो तो उस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। चलिए तो ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि डिडक्टिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या करना है, रिलेशन बताना है, तो वो भी बता सकते हैं। दूसरी चीज क्या बता सकते हैं, डराइव द रिलेशन, कुछ रिलेशन भी डराइव कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे F इक्वल टू ma मैं बोल रहा हूँ। जैसे और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है मेरे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी इक्वेशन है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को अपन लोग क्या कर सकते हैं, अगर कुछ दिया हुआ है, हमें उसकी डिपेंडेंसी पता है किसी चीज की, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन आती है। ठीक है, क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं भाई, ठीक है, तो क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। लिमिटेशंस की बात हम लोग और आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं लिमिटेशंस क्या आती हैं। अभी मैं जैसे इन चीजों को बताते रहूंगा तो एक दो इक्वेशन अपन इस तरीके के लेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात कि लिमिटेशंस क्या आ रही है। ठीक है, चलो तो पहले किस तरीके से अपन रिलेशन बनाते हैं उस चीज को पहले समझ लेते हैं कि किसी भी अगर कोई भी मेरे पास क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे अगर कुछ डिपेंडेंसी है तो उससे हम किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं। चलो इस बात को समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो मेरे पास एक एग्जांपल देके रखा हुआ है, क्या, इफ द फोर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m पे पावर a पे पावर m पे पावर a पे पावर b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी है उसका यूज ही है। ठीक है, उसका यूज है, तो इसको समझते हैं कैसे। चलो समझते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं फोर्स की बात करूं, किसी बॉडी पे फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है, एक्सर्ट करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पे। ठीक है, एंड उस बॉडी के एक्सेलरेशन पे, कि बॉडी कितनी वेलोसिटी या कितने एक्सेलरेशन से चल रही है। क्योंकि एक्सेलरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आया है किसी बॉडी में मतलब वेलोसिटी है,
और वेलोसिटी में क्या है, चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए क्या आ गया वहां पे, एक्सेलरेशन आ गया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये बोल सकते हैं। और मास पे पावर में क्या बोल दूं, ए। उसने बोल के रखा है, क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है कि मास के पे डिपेंड करता है और उस पे पावर क्या है, ए है। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन पे पावर बी के। ठीक है, ये बात बोल सकते हैं अपन लोग। ठीक, तो मैं ओवरऑल इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं प्रोपोर्शनलिटी अगर कांस्टेंट हटा रहा हूं तो कुछ वैल्यू लाना पड़ेगा के कांस्टेंट, मैं बोलूंगा m पे पावर a और a पे पावर b। ठीक है, इस तरीके से बोल सकता हूं। अब यहां पे जो ये a है ये एक अलग टाइप का कांस्टेंट है। चलो यहां पे उसने a दे के रखा है, मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ये इस a और इस a में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसको चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या चेंज कर ले भाई, इसको मैं बोल देता हूं क्या, x, ये क्या है x और ये क्या है y। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं। जब भी आप नोट करो तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखना। ठीक है, फोर्स है, ठीक है, फॉर्म में किसके, x पे पावर m पे पावर x, a पे पावर y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप इसको चेंज कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं m पे पावर x, a पे पावर y। ठीक है, अब इसमें डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो हर यूनिट, हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो ये फोर्स का कुछ डायमेंशन होगा, मास का डायमेंशन होता है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। ठीक, लेकिन ये जो कांस्टेंट है के, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, इसका मुझे कोई डायमेंशन अभी नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं उसका डायमेंशन नहीं लिखूंगा। तो इसका डायमेंशन अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसका डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2। सर ये कहां से लिख दिया आपने, सर कहां से लिख दिया आपने, दूसरे प्लेनेट से लाया हूं, नहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं लाया हूं। जो पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़े वहां पे देखे हैं हम लोगों ने कि फोर्स क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, इसका मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल, इसका अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूं कांस्टेंट का, तो m0 l0 t0 लिखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, m0 l0 t0। वैसे ही स्मॉल m की अगर बात करूं तो ये क्या है, मास है, ये है क्या, मास, ये m क्या है, मास है। तो अगर मास की बात कर रहा हूं तो मास का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, m, क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, m। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, ये क्या है, एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन की अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं तो क्या हो जाएगा, l t पे पावर -2। ठीक, l t पे पावर -2। अच्छा, इस पे पावर क्या थी, x थी, और इस पे पावर क्या थी, y थी पूरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब डायमेंशनल जो फॉर्मूला है, इधर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इक्वल टू इधर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसके पावर्स हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन इस इन पे डिपेंड कर रही है। तो इधर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो इधर के डायमेंशनल फॉर्मूले की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से भी बोल सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे जो हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए तो RHS इज इक्वल टू LHS में जो पार्ट रखी हुई है M L T, उनकी पावर्स भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को अपन समझ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यहां से अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्या बोल सकता हूं इसको। ठीक है, ये छोटा हो गया, चलो इसको मैं थीम को चेंज कर देता हूं, पीछे की क्या डाल देता हूं, ब्लैक थीम डाल देता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसे छोटा भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको मैं यहां डाल दूं इस तरीके से, चलो ठीक है, थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो चेंज कलर में चेंज है। ठीक है, चलो तो मैं यहां से अगर बोलूं, यहां से अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं भाई, बोल दो ना जरा, दिल में है क्या छुपा, कुछ नहीं छुपा है बेटा। ठीक है, कुछ छुपा ही नहीं है, ना ही छुपाना है। ठीक,
क्या भरोसा किसके दिल में क्या छुपा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। तो एम एल टी पे पावर -2, देखो तो यहां हो जाएगा क्या, एम एल टी पे पावर -2, ठीक है, एम एल टी पे पावर -2। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, एम पे पावर क्या है, एक्स है, तो मैं उस पे एम पे पावर एक्स लिख सकता हूं। एल पे पावर क्या लिख सकता हूं, इस पे पावर वाई थी तो एल पे पावर वाई लिख सकता हूं। टी पे पावर क्या लिख सकता हूं, 2 - 2y। अरे टी पे पावर -2 था तो ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, टी पे पावर -2y लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना। चलो तो मैं कंपैरिजन कर दूं पावर्स की कंपैरिजन कर दूं। अगर पावर्स की मैं कंपैरिजन करूंगा, अगर मैं पावर्स की कंपैरिजन अगर कर दूं, ठीक है, पावर्स की कंपैरिजन अगर करूं तो पावर्स की कंपैरिजन क्या होगी, यहाँ पे देखो x क्या हो जाएगा, x = 1 के बराबर होगा क्योंकि इधर क्या है 1 है। वैसे ही y की अगर मैं बात करूं तो y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक, y किसके बराबर, 1 के बराबर। और यहाँ पे -2, यहाँ पे -2y के बराबर होगा, तो -2y = क्या बोल सकता हूँ, -2 के बराबर ही होगा। तो देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अरे हाँ या ना, तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या बोल सकता हूँ, F = K। अब K का कहीं से कहीं तक के कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, तो K पे पावर क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। अगर यहाँ पे अब मैं बोलूं, यहाँ पे मैं बोलूं m पे पावर x था तो x की वैल्यू क्या आई, 1, a पे पावर कितनी वैल्यू आई, 1, तो यहां से फॉर्मूला हमारा आ गया F = ma। सर ये तो हमको पहले से आता था, हाँ बेटा बिल्कुल आता था आपको, ठीक, बट किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं अपन, वो यहां से पता लगता है, ठीक है। चलो ऐसे एक क्वेश्चन और उठाए, ये तो बहुत छोटा सा था, ठीक है, भजिया सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाएं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाएगा और इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, ठीक है, कैसे कैसे यूज करना है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वही, ठीक, जैसे अभी अपन लोगों ने मेथड यूज किए थे सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलो चलो करते हैं भाई, करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। चलो क्या दिया है भाई, यहाँ पे क्या दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरीके से अगर m पे पावर a, v पे पावर b और r पे पावर c की बात कर रहा है, ठीक है, इन पे क्या कर रहा है, उसके फॉर्म में होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, तो फोर्स होता है, तो F किसके प्रोपोर्शनल है, m पे पावर a के, और किसके प्रोपोर्शनल है, v पे पावर b के, और किसके प्रोपोर्शनल है, और किसके प्रोपोर्शनल है, r पे पावर c के। r ऐसा ना लिखते हुए ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, r मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, r पे पावर c के, ठीक, r पे पावर c के क्या है, प्रोपोर्शनल है। देखो अब ये तीनों के प्रोपोर्शनल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, यहां से बोल सकता हूं F = K टाइम्स ऑफ m पे पावर a, v पे पावर b और r पे पावर c, बोल सकता हूं m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो तो ये अगर बोल सकते हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, फोर्स है, तो इस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m l t पे पावर -2 इज इक्वल टू, अगर ये k की बात करूं तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, ठीक है। यहां पे ये क्या है, मास है, ये जो m है ये किसको दिखा रहा है, मास को, किसको दिखा रहा है, मास को, ये किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी को, किसको दिखा रहा है, ये वेलोसिटी को, ठीक है। और ये r किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रेडियस को, किसको दिखा रहा है, रेडियस को, ठीक है। m किसको दिखा रहा है, मास को, v किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी को, r किसको दिखा रहा है, रेडियस को, ठीक है। अगर ये इस तरीके से एक दूसरे को दिखा रहे हैं तो इनके हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं ना। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m का क्या लिखोगे, m, क्योंकि मास है तो मास का m पे पावर a, और क्या लिख सकते हो इसको, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, l t पे पावर -1, उस पे पावर क्या लिखोगे, b लिख दोगे, और क्या लिख दोगे, r, r मतलब रेडियस, और रेडियस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेडियस क्या है, एक तरीके की लेंथ है।
रेडियस क्या है, एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ है तो मैं l पे पावर क्या लिख दूंगा, c लिख दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो देखो मैं अगर इनको साथ में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, m l पे पावर l t पे पावर -2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे, m पे पावर a। ठीक है, इधर क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे l पे पावर b, ठीक, t पे पावर -b, और एक l है, और l पे पावर क्या लिखूंगा, c। ठीक है, देखो m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर -b, l पे पावर c। l दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे, तो m l t पे पावर -2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, m पे पावर a l यानी l पे पावर b प्लस c t पे पावर -b। ठीक, अब देखो मैं कंपेयर कर सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूं, a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 के बराबर। इधर क्या है पावर, देखो ये पावर, यहां पे पावर 1 है। ठीक है, 0 नहीं है, 0 मत समझ लेना बेटा इसको। ठीक है, ठीक ठीक, a क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। वैसे ही b प्लस सी किसके बराबर हो गया, b प्लस सी भी 1 के बराबर हो गया। और वैसे ही माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो माइनस बी किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, -b। ठीक, चलो तो b से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, b की वैल्यू यहां रख दोगे, b की वैल्यू यहां रख दोगे, देखो a की वैल्यू तो आ चुकी है आपके पास 1, b की वैल्यू कहां रख दोगे, यहां पे रख दोगे। ठीक है, b की वैल्यू कहां रख दोगे, यहां पे रख दोगे, तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू यहां रख दी तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -2, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -1। कितना आ गया बच्चों, -1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। b क्या आ गया था 2, a क्या आ गया था 1। ठीक है, b कितना आ गया, 2 आ गया ना। ठीक है, यहां से आया था वो, देखिए यहां से आया था, b इज इक्वल टू 2 आ गया था यहां से, तो b आ गया, a आ गया आपके पास, b आ गया, c आ गया, सारी चीज आ गई। तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं इसका, देखो यहां फॉर्मूला लिख सकता हूं, देखो ये लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू k पे पावर कितना है 0, तो k पे पावर 0, m पे पावर कितना है, m पे पावर कितना है 1, v पे पावर कितना है, v पे पावर b की पावर यानी स्क्वायर, और r पे पावर कितना है c की वैल्यू कितनी आई -1, तो ये आ गया -1। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तो 1 बन जाएगा, क्योंकि किसी पे भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो मैं बोल सकता हूं f इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, बोल सकता हूं। r क्यों नीचे आ गया भाई, क्योंकि r पे पावर क्या थी, -1 थी, तो -1 वाला पार्ट नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो मैं बोल सकता हूं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप उस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ गया, आ रहा है, स्क्रीन पे आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। चलो चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश क्या, क्वेश्चन सॉल्व ही करेंगे, अरे आया ना। चलो तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ टी ऑफ अ सिंगल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो किसी भी जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है, उसने दे के रखा हुआ है। किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसने दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शायद हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाय जी के बराबर होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम होगा कि जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू रूट ओवर l बाय जी, 2 पाई रूट ओवर l बाय जी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इस फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत ही आने वाली है, क्या दिक्कत आने वाली है कि आपको मैं वही चीज पिछले लेक्चर्स में भी बोला था
कि जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है वो फार्मूले तो निकाल देता है, बहुत सारे फार्मूले वो डराइव तो कर देता है, बट उसकी एक लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसमें 2 पाई दे के रखा हुआ है, कुछ क्या आया है फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, तो हम डराइव करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर कोई फॉर्मूला आप डायमेंशनल एनालिसिस से डराइव कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर उस फॉर्मूले के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई में है, कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है, तो उस सिचुएशन में वो कांस्टेंट टर्म नहीं आती है। यही क्या होती है, लिमिटेशन होती है डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम डेफिनेटली किसी का फॉर्मूला तो निकाल सकते हैं, बट अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उस कंडीशन में हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, वो कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं आएगा। चलो इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिमिटेशन है और वो चीज हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिखाई देगी। ठीक है, चलो समझते हैं। तो उसने क्वेश्चन ने बोल के क्या रखा हुआ है, चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ने क्या बोल के रखा है, जो टाइम पीरियड है, जो कि टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एल पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि एल पे पावर एक्स पे, एम पे पावर वाई पे और जी पे पावर जेड पे क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि t अगर ये सभी के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेंगे तो वहां से आ जाएगा एक k आ जाएगा, अरे हाँ या ना, क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू k l पे पावर x, m पे पावर y और g पे पावर क्या बोलेंगे, z बोल देंगे। अरे हाँ या ना, ठीक। तो ये सब सारी चीजें होगी। हम अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डायमेंशनल फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हमें मालूम है कि जो t होता है, ठीक है, एक क्या है, टाइम पीरियड है, यानी टाइम की बात कर रहे हो, t क्या है, एक टाइम पीरियड है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। और अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, t होगा। तो चलो डायमेंशनल फार्मूला लगाते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। k का डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, m0 l0 t0, m0 l0 और क्या लिखूंगा, t0 लिखूंगा, L0 T0। क्यों, क्योंकि K एक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी होते हैं उनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे हमारे पास तो नहीं दिया हुआ है। हाँ, अगर हमारे पास कोई फार्मूला पहले से दिया हुआ है तो हो सकता है वहां से निकल सके, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, बट अभी हमारे पास दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या लेके चलेंगे हम, m0 l0 t पे पावर 0। l पे पावर x की अगर मैं बात करूं तो l क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की अगर बात करूंगा तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l पे पावर क्या लिखूं, x। वैसे ही m पे पावर क्या लिखूंगा, m है। m की अगर मैं बात करूं तो m क्या है बेटा, मास है। क्या है बच्चों, m क्या है, मास है। तो मास है तो इसका क्या हो जाएगा, m, तो m पे पावर हो जाएगा y। उसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, g पे पावर क्या हो जाएगा, जी की अगर मैं बात करूं तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कोई भी हो, एक्सेलरेशन ही होगा, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो। तो उसका जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा वो एल टी पे पावर -2 पे पावर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इसी तरीके से लिख सकते हो, है कि नहीं, इसी तरीके से लिख सकते हो। मैं थीम यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है। चल, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो t लिखाऊं, यानी इसका मतलब मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ m0 l0 t, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अब अरेंज करूं तो अरेंज किस तरीके से करूंगा, देखो m पे पावर क्या है, y है, ठीक है। l की अगर मैं बात करूं तो l पे पावर x, l पे पावर यहां से क्या आएगा, z आएगा, तो l पे पावर क्या आ जाएगा, x प्लस z, ठीक है। वैसे ही t पे पावर क्या आ जाएगा, t पे पावर -2 है, पे पावर z है, तो t पे पावर -2z बोल सकते हो। समझ में आई चीज, कैसे किया, देखो l पे पावर x, m पे पावर y, यहां से l पे पावर z जाएगी, l पे पावर पहले से -2 है, -2 में किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, z का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो t पे पावर -2z बन जाएगा। क्या बन जाएगा, t पे पावर -2z बन जाएगा। वही लिखा हूं मैंने, m पे पावर y x। अब देखो l यहां पे भी था, यहां पे भी था,
ठीक है, तो l पे पावर x और यहां का z जुड़ के क्या बन गया, l पे पावर x प्लस z। ठीक है, वैसे ही t पे पावर माइनस 2z हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन के डायमेंशन फार्मूले को क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो कंपेयर करें। अगर मैं कंपेयर करूं इसे, ठीक है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, ठीक ठीक है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, ये क्या हो गया, अच्छा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। ये अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, चलो ऊपर कर दूं, हाँ ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से क्या होगा, अगर यहां से आप देखोगे तो यहां से आपको क्या दिखेगा, यहां से देखो, चलो यहीं पे कंपेयर करो, यहां पे कंपेयर करो तो यहां पे क्या आ जाएगा, m कंपेयर किए तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। वैसे ही x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि l ये वाली पावर इस पावर से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ये वाली पावर इस पावर से कंपेयर करोगे। वैसे t पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो t और वहां पे क्या है माइनस 2z, तो माइनस 2z इज इक्वल टू 1 से कंपेयर कर दोगे। चलो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देख लो, तो एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। z की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू माइनस 1/2, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2। देखो ये माइनस है, माइनस इस तरफ गया, -1 और 2 मल्टीप्लाई में है z के तो नीचे चला जाएगा, तो z इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो यहां से आ गया z कितना आ गया, z कितना आ गया, -1/2। वैसे ही अब देखो ये है x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1/2 आया, तो z उस तरफ जाएगा, माइनस का z बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू अगर मैं बोलूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2, क्या आ जाएगी, +1/2। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें निकल गई, y निकल गया, z निकल गया, x निकल गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देख लें। अब इक्वेशन को अगर देखें तो यहां से t इज इक्वल टू क्या बोलोगे, k पे पावर क्या होगा, 0, तो k पे पावर अगर मैं 0 बोलूंगा तो ये तो 1 बन जाएगा। l पे पावर क्या आ जाएगा, l पे पावर 1/2, l पे क्या पावर क्या आ जाएगा, 1/2। m पे पावर क्या आ जाएगा, m पे पावर की अगर मैं बात करूं तो m पे पावर क्या आ जाएगा, 0, m पे पावर 0, क्योंकि y क्या है, 0 है। और g पे अगर पावर की बात करूं तो क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो l पे पावर आ गया 1/2, m पे पावर 0 और g पे पावर क्या आ गया, -1/2। ठीक, अगर आप अच्छे से देखोगे तो g पे पावर -1/2, तो इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, क्योंकि पावर माइनस की है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, l पे पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय g पे पावर 1/2। ठीक है, l पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g पे पावर 1/2। देखो m पे पावर 0 था, वो क्या बन गया, 1 बन गया। अब अच्छे से अगर देखा जाए तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं ना, कि यहां पे अगर t इज इक्वल टू, अब मैं लिखना चाहूं तो t क्या निकल जाएगा, इस पे g पे पावर 1/2 है, l पे पावर 1/2 है, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं 1/2 पावर मतलब रूट बोल सकता हूं, और ऊपर क्या आ गया, l, नीचे क्या आ गया, g, तो ये निकल गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या निकल गया मेरा फॉर्मूला। बट अगर अपन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π√L/g। क्या होता है, 2π√L/g होता है। अब यहाँ पे तो 2π आया नहीं, तो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, और हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो किसी भी कांस्टेंट टर्म का एनालिसिस नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। ठीक है, ठीक, तो ये एक तरीके की क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। ठीक है, चलो तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ और देखना चाहते हैं हम लोग, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी।
जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी कुछ लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला पार्ट, यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, जिसको मैं डीपीपी नाम दे देता हूं। तो कुछ अपन लोग उसमें क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत मजेदार होंगे, ठीक है। चलो तो पहले लिमिटेशंस देख लेते हैं और हमारे इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो क्या लिमिटेशंस है भाई, क्या लिमिटेशंस है? तो हम बोलते हैं कि कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है तो हम उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, ठीक है। आपने देखे थे क्वेश्चंस में, आपने जब सॉल्व किए तो वहां पे उसकी पावर क्या आ रही थी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की पावर क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। मतलब कि वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या बन जा रहा था, सीधे सीधे 1 बन जा रहा था। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, किसका एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कभी भी किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। समझ में आती है बात? चलो और क्या नहीं कर सकते भाई, कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोले कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर है तो उनको भी हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर किसी भी फॉर्मूले में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है तो उसकी भी वैल्यू अपन लोग फाइंड नहीं कर पाते। रीजन क्या है भाई, क्या रीजन है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी एक तरीके की क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ना ही उनकी कोई यूनिट होती है, ना ही उनका कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो तो इसीलिए हम लोग ना ही साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या लिमिटेशन है भाई इसकी, और क्या लिमिटेशन है, कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व 2 और मोर देन टर्म्स, इन्वॉल्विंग 2 और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। क्या बोलना चाह रहा है भाई ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन है, तो इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें टर्म्स होती हैं इस तरीके से। अगर मैं बात करूं इस तरीके से कोई टर्म्स होती हैं, अरे हाँ या ना। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी इक्वेशन के फॉर्म में अगर कोई फॉर्मूला है तो हम उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्या रीजन है भाई, क्या रीजन है? तो देखो कैसे क्यों नहीं फाइंड कर पाएंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे मैं एक बात करता हूं, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो S इज इक्वल टू क्या होता है, वो S इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है इट्स डिपेंड्स ऑन u, t एंड एक्सेलरेशन, यस या नो, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेलोसिटी पे, टाइम पे एंड एक्सेलरेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो डिपेंडेंसी तो है नो डाउट, बट जब आप इसका डराइव करने की कोशिश करोगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके डराइव करने की जब कोशिश करोगे तो आप वहां पे कोई प्लस या माइनस साइन वाला फॉर्मेट नहीं ला पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या नहीं कर पाओगे, यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू आई है 1/2, इस कांस्टेंट वैल्यू को भी आप नहीं फाइंड कर पाओगे, ठीक है। इसमें नो डाउट इसमें कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, डेफिनेटली इसमें एक रिलेशन निकलेगा, बट वो प्लस या माइनस के फॉर्म में कभी भी रिलेशन नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो S इज इक्वल टू U, T और A के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएगा। आप चाहो तो खुद करके देख सकते हो। आप क्या करो, S इज इक्वल टू इस पे X मान लो, इस पे Y मान लो, इस पे Z मान लो, ठीक है। और क्या करो, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वेट करो, जिस तरीके से अपन लोग ने प्रीवियस क्वेश्चंस में जिस तरीके से अपन ने प्रोसेस किए हैं वैसे ही करके देखो। आपको ये इक्वेशन तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन 2 टर्म से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस अगर 2 टर्म है कहीं पे तो उसका इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकता, वही बोला गया है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं ये सब सारी चीजें। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस हद तक के हम यूज कर सकते हैं, क्या लिमिट्स होती हैं, ठीक है, क्या मेरिट होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं उसके, ठीक है।
मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहीं पे हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन क्या होता है बेटा, एंड होता है। तो आज के लिए हम यहीं लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग एकदम रेडी रहिए। ठीक है, डीपीपी में हम लोग बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 से 2 लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग बहुत प्यारे क्वेश्चन देखेंगे, जो कि नीट और जेई लेवल के, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।